प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने कहानी की परिभाषा एवं तत्वों के बारे में अध्ययन किया। अब हम कहानी के लिए मूल रूप से कहानी का स्वरूप एवं कहानी का विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। कहानी का स्वरूप, कहानी किस रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई, किस रूप में कहानी का विकास की जो प्रक्रिया है वो चली, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से हिंदी कहानी का परिभाषाओं के रूप में उसका विभाजन हुआ, उसके पश्चात हिंदी कहानी को एक नई दिशा मिली। हमारे प्रेमचंद जी, जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्र नाथ अश्किल, जितने भी जैनेन्द्र कुमार, ये जितने भी कहानीकार हैं, उन सभी कहानीकारों ने अपने अपने समाज के अनुरूप या अपने अपने मनोदशा के अनुरूप कहानियों का निर्माण किया। प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं वो हमारे समाज पर आधारित कहानियां हैं, समाज का प्रतिबिंब है, समाज के प्रतिरूप को प्रस्तुत करने वाली कहानियां हैं। इन कहानियों को किसी भी रूप में हम बुला नहीं सकते। ये कहानियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कहानी के स्वरूप और विकास पर चर्चा करेंगे। कहानी का स्वरूप किस रूप में हमारे सामने आया और कहानी का विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरा है, क्योंकि इनकी भी एक विकास की प्रक्रिया है। और कहानी का जो विकास है, हम तो ये कह सकते हैं कि कहानी का विकास जो प्राचीन रहा है, लेकिन आधुनिक युग में प्रेमचंद जी युग से ही मान सकते। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, कहीं कहीं हमारे कहानीकार ये भी चर्चा करते हैं प्रेमचंद युग के पश्चात एक युग धारा आती है, वह दिव्य आपकी जैसे प्रसाद युग में भी बहुत सारी कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां और काल्पनिक कहानियों का निर्माण हुआ है। किंतु अगर विकास काल की दृष्टि से करें तो प्रेमचंद जी अपने आप में पर्याप्त है। प्रेमचंद जी के कालखंड में जितने भी कहानीकार हुए हैं, जिन्होंने कहानी को एक आधार दिया है, इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कहानी अपने आप में एक विकास की गति में बहने वाली एक नदी धारा की प्रवाह की तरह से है, जो आज भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में अपने उस कथानक को विकास की दृष्टि से आगे ले जा रही है। तो आज हम कहानी के स्वरूप के बारे में विश्लेषण करेंगे। कहानी का स्वरूप, कहानी एक समृद्ध विधा है। कहानी एक समृद्ध विधा है। केवल मनोरंजन करना ही कहानी का उद्देश्य नहीं है। कहानी जीवन के विविध पक्षों को बारी बारी से हमारे सामने रखती है। कहानी एक समृद्ध विधा है। केवल मनोरंजन ही कहानी करने का उद्देश्य नहीं है।
कहानी जीवन के विविध पक्षों को बारी बारी से हमारे सामने रखती है। मानव जीवन की अनुभूतियों को मानव जीवन की अनुभूतियों को परिस्थितियों को संवेदना को प्रस्तुत करती है। हम ये कह सकते हैं कि जीवन के विविध पक्षों को बारी बारी से हमारे सामने रखती है। यहां तक हमने पढ़ा मानव जीवन की अनुभूतियों को परिस्थितियों को संवेदनाओं को वह प्रस्तुत करती है, यानी संपूर्णता उसमें समाहित रहती है। तो इस प्रकार से कहानी का ये स्वरूप और इसके स्वरूप के और देखते हैं किस तरह से इसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। और कहानी एक लोकप्रिय विधा है, लोकप्रिय विधा है जिसमें समाधान खोजने की कला है, खोजने की विशिष्ट कला है। कहानी एक लोकप्रिय विधा है जिसमें समाधान खोजने की विशिष्ट कला है। कहानी किसी न किसी समस्या को खोजती है, देखती है, समाधान की तलाशती है। तो इसलिए कहानी की जो एक कला है वह हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। कहानी से हम अलग नहीं हैं। कोई भी कहानी हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली होती है तो वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी की श्रेणी में आती है। तो कहानियों में जीवन के किसी एक पक्ष पर, कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष पर गहराई से विचार होता है। विचार होता है, कहने का मतलब होता है कहानी में जीवन का किसी न किसी एक पक्ष पर गहराई पर विचार होता है। कहानी आकार की दृष्टि से छोटी होती है। कहानी आकार की दृष्टि से छोटी होती है। देखिए, छोटी होती है। साथ ही साथ कहानी में पात्र जो हैं, पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। पात्रों की संख्या सीमित होती है। पात्रों की संख्या सीमित इसलिए होती है क्योंकि कहानी के पास में अधिक अवकाश नहीं रहता। कहानी बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ती है। जैसे कि हम कहते हैं उपन्यास तो एक बैलगाड़ी है
तो कहानी एक एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, जो अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ती है, इसलिए उसमें पात्रों की संख्या कम होती है। घटनाक्रम का विधान कम होता है, घटनाएं भी बहुत कम होती है उसमें, क्योंकि घटनाओं के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं होता। किसी एक घटना को ही वह कहानी का विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो कहानी घटनाक्रम के रूप में भी एक कम होता है। साथ ही साथ कहानी का संवाद रोचक होना चाहिए, संवाद रोचक हो। कहानी में संवाद रोचक से युक्त हो, ये भी एक संभावना व्यक्त की जाती है कि अगर संवाद रोचक नहीं होंगे तो कहानी का जो स्वरूप है, कहानी की जो अवस्था है, वो अपने आप में बदल जाएगी। इसलिए कहानी का संवाद रोचकता से परिपूर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहानी के स्वरूप में कहानी में गतिशीलता होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए। छोटे छोटे मार्मिक प्रसंग भी होने चाहिए। छोटे छोटे मार्मिक प्रसंग भी होने चाहिए। देखिए, कहानी में गतिशीलता, ठहराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहानी तो बिना रुके, बिना विश्राम किए तेजी से चलती है। इसलिए छोटे छोटे मार्मिक प्रसंग भी होने चाहिए। छोटी छोटी घटनाओं को बड़ी ही मार्मिक या पाठकों को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। इसलिए कहानी में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये भी है गतिशीलता, मार्मिक छोटे छोटे प्रसंग, कहानी में सत्य की प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। कहानी में काल्पनिकता का एक अंश होना चाहिए, लेकिन कहानी केवल कल्पना पर ही आधारित नहीं होनी चाहिए, वो हमारे जीवन से भी पूर्ण रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए, उसमें सच्चाई हो। उसमें केवल अगर कल्पनाएं तय होगी तो वह जीवन से अलग हो जाएगी। इसलिए ये भी कहानी का स्वरूप है। कहानी में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कहानी में समाधान खोजने का गुण होना चाहिए। कहानी आम आदमी के जीवन से निकट हो।
निकटतम हो। ये भी एक कल्पना की गई है कि कहानी में समाधान खोजने का गुण होना चाहिए, कहानी आम आदमी के जीवन से निकट हो। ठीक है, समाज को मार्गदर्शित करने वाली, समाज को मार्गदर्शन करने वाली होनी चाहिए। ये भी कल्पना की गई है कि वह समाज को प्रेरणा देने वाली हो, समाज को एक नई शिक्षा देती हो। ये भी कहानी के संदर्भ में कहा जाता है। यह हमारा कहानी का स्वरूप है। गतिशील होना चाहिए, मार्मिक छोटे छोटे प्रसंग होने चाहिए, कहानी में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, समाधान खोजने का गुण होना चाहिए, आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मार्गदर्शन भी उसमें करने की क्षमता हो। ये सारे गुण कहानी के अपने आप के स्वरूप को प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहानी में कहानी के स्वरूप में कहानी पाठकों के कहानी पाठकों के कहानी पाठकों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। चलिए ठीक है, कहानी में काल्पनिकता का अभाव होना चाहिए। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन के लक्ष्य निर्धारण की क्षमता भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, यानी मनोरंजन ही केवल कवि का या लेखक का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसमें जीवन को निर्धारित लक्ष्य की भी क्षमता होनी चाहिए। यह भी सभी कहानी का ये स्वरूप है। कहानी की आत्मा, संवाद होते हैं, वे रोचक होने चाहिए।
आत्मा संवाद होते, संवाद का मतलब आपसी बातचीत जो पात्र है वो सार्थक होनी चाहिए, निरर्थक नहीं, कहानी को बोझिल बनाने वाली नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें कहानी के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, कहानी की वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। कहानी पाठकों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आकर्षित नहीं करेगी तो पाठक उसमें रुचि नहीं लेगा। इसलिए कहानी में काल्पनिकता का अभाव, क्योंकि अगर कल्पना का सहारा लेंगे तो वास्तविकता का जो परिदृश्य है या वास्तविकता की जो खोज है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ लक्ष्य निर्धारण की भी क्षमता होनी चाहिए कि हम किस तलाश में इस कहानी लिखने के पीछे जो लेखक है उसका क्या उद्देश्य रहा है। क्यों केवल मनोरंजन के हिसाब से तो वो कहानी नहीं लिखता, क्योंकि कहानी में कुछ कहने के लिए, कुछ प्रेरणा देने के लिए अवश्य ही कोई बात होती है, इसलिए वो दर्शाती है। तो कहानी में मनोरंजन के साथ साथ लक्ष्य निर्धारण करने की भी क्षमता होनी चाहिए। कहानी की आत्मा संवाद होते हैं। दो पात्रों के मध्य अगर सार्थक संवाद होगी तो कहानी रोचक होगी, संवादपूर्ण होगी। इसलिए संवादों से भिन्न नहीं होना चाहिए। कहानी अपने आप में एक कलापूर्ण होती है और रोचक होती है, तो कहानी की रोचकता को संवाद बनाए रखते हैं। इसलिए संवादों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये जितने भी तत्व हैं, इन्हीं तत्वों से मिलकर एक कहानी के स्वरूप तैयार होता है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कहानी की विकास। कहानी का विकास वर्तमान में किस रूप में हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे कहानी का विकास। कहानी का विकास। कहानी का विकास। कहानी का विकास। सबसे पहले कहानी का अगर विकास की दृष्टि से देखें तो पहले आता है पूर्व प्रेमचंद युग। पूर्व प्रेमचंद युग। इसकी जो समय सीमा मानी गई है वो 1800 से 1816 तक की इसकी समय सीमा मानी गई है। पूर्व प्रेमचंद युग, क्योंकि उस समय प्रेमचंद जी नहीं थे। दूसरी जो काल अवधि आती है वो आती है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग। तो इस युग को हम 1816 से 1836 तक का जो काल है वो प्रेमचंद जी युग को माना जाता है। 36 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए उसका युग का भी अंत हो जाता है। केवल साहित्य का अंत नहीं होता, उनकी साहित्यिक पुस्तकें आज भी हमारे जीवन का अभिन्न बनी हुई है। ये पूर्व प्रेमचंद युग, ये प्रेमचंद युग। और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर युग, यानी प्रेमचंद जी के बाद का युग, प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग। इस युग को माना जाता है 1836 से 1947 तक। इस काल अवधि को माना जाता है प्रेमचंदोत्तर युग। उसके बाद में है वो आता है स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर युग, यानी स्वतंत्रोत्तर युग से तात्पर्य है कि आजादी के बाद का समय कहानी का रूप कैसा था। ये 1947 से अब तक
अब तक। तो ये विकास की अवस्थाएं हैं। पूर्व प्रेमचंद युग 1800 से 1816 तक का युग माना जाता है, जब पूर्व प्रेमचंद युग के पहले किस प्रकार की कहानियां लिखी जाती थी, उनका विषय क्या हुआ करता था, काल्पनिकता होती थी, जासूसी कहानियां हुआ करती थी, या फिर तैयारी पर आधारित जादुई कहानियां हुआ करती थी, जादू टोनों पर आधारित हुआ करती थी, अंधविश्वासों पर आधारित हुआ करती थी। ये पूर्व प्रेमचंद युग की कहानियों से पता थे। लेकिन जब प्रेमचंद युग आया तो प्रेमचंद युग में एक सामाजिक कहानियों का निर्माण शुरू हुआ। उसकी अवधि है 1816 से 1936 युग में, जब कहानी सम्राट प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों को लिखना चाहा। जैसे आपने बुढ़ी काकी, क्या सवा सेर गेहूं, बड़े भाई साहब, ईदगाह, दारू नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी जो हमारे समाज की जुड़ी हुई परंपराओं से, समाज की बुराइयों को उल्लेखित करने वाली कहानियों का कोई न कोई उद्देश्य, उनका उद्देश्य था। उस उद्देश्य को सामने रखा है। प्रेमचंद जी युग की कहानियां हमारे समाज को प्रेरणा देने वाली कहानियां रही है। प्रेमचंदोत्तर युग, तात्पर्य यह है कि प्रेमचंदोत्तर युग से तात्पर्य है कि प्रेमचंद जी के पश्चात कहानी के रूप में कैसा बदलाव, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, किस प्रकार की कहानियां लिखी जाने लगी थी। बाद में मनोवैज्ञानिक कहानियों का जन्म किस रूप में हुआ। 1836 से 1947 तक का वह युग है जो प्रेमचंद जी युग के पश्चात की कहानियों के बारे में बताता है। और उसके बाद माता 1947 से अब तक जो नई कहानियों का दौर भी चल रहा है, छोटी कहानियों का दौर भी चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद का युग, 1947 के बाद में जो कहानियां हैं उसका विषय बदल गया। आम आदमी की समस्याओं पर केंद्रित कहानियां लिखी जाने लगी। आम आदमी के रोजगार की तलाश में, आम आदमी की पीड़ाओं की तलाश में, आम आदमी की समस्याओं पर आधारित कहानियों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार की ये 4 काल अवस्थाएं हैं जो हम एक ही कालखंड को मान करके हम ये चल सकते हैं कि हम प्रेमचंद जी को ही आधार ले लें। वैसे तो एक कालखंड में हम प्रसाद जी को भी ले सकते हैं, लेकिन वहां फिर एक लंबा युग बन जाएगा। प्रसाद युग की भी चर्चा हम प्रेमचंद युग में ही करेंगे, क्योंकि इसी युग में प्रसाद ने भी अपनी कहानी, ऐतिहासिक कहानियों के माध्यम से एक विशिष्ट योगदान कहानी क्षेत्र में दिया। कहानी सम्राट उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी है। सोझे वतन ने उनकी कहानियों का संग्रह है, और आज भी हम जब उनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो बड़ी ही मार्मिकता से परिपूर्ण कहानियां हैं। हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं। ऐसी कहानियां हैं जो हमारे समाज की उस रूप को प्रस्तुत करती है, उस सामाजिक बुराई को, सामाजिक अच्छाई को प्रस्तुत करती है। ये सब कहानी के ही विकास की दौर है। अब हम सबसे पहले पूर्व प्रेमचंद युग के बारे में चर्चा करेंगे। 1800 से 1816 तक का युग है। इस युग की कहानी की अब हम चर्चा करेंगे। ये युग किस तरह का युग था और किस तरह की कहानियों का विकास इस युग में देखने को मिलता है। ये युग हमारे समाज में इस तरह से, सबसे पहले हम लेते हैं पूर्व प्रेमचंद युग। ये 1800 से 1816 तक की कालावधि वाला है, जिसमें ये 1916 तक का है, क्योंकि ये एक लंबा कालखंड रहा है।
प्रेमचंद जी का जो अवधि है वो 1800 से 1816 तक की ये कालखंड है। इसी कालखंड में कहानियां लिखी गई। अब देखिए पूर्व प्रेमचंद युग में कहानी का क्षेत्र, इसमें कहानी के रूप में अनेक प्रयोग हुए। अनेक प्रयोग हुए कहानी के क्षेत्र में, अनेक प्रयोग हुए और समाज की समस्याओं पर कहानियां लिखी गई। जैसे सामाजिक समस्याओं पर कहानियां लिखी गई। इसमें सबसे पहले इस युग के कौन से ऐसे कहानीकार थे जिन्होंने कहानी को नई जीवन और नई गति को देने का काम किया? तो सबसे पहले हम जो कहानीकार का नाम लेंगे वो हमारा कहानीकार है किशोरीलाल, पूर्व प्रेमचंद किशोरीलाल। गोस्वामी कह सकते हैं इसको, किशोरीलाल गोस्वामी। इन्होंने कहानी लिखी थी इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी कहानी लिखी इंदुमती। ये भी हिंदी की पहली कहानियों की श्रेणी में आती है। इसके अतिरिक्त हिंदी कहानी में जो है रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, इन सभी कहानियों में किसी ने